उसका ख्याल था कि कंधे पर हाथ रखने वाला जरूर बाबा दुनिया है, लेकिन वो बाबा दुनिया न था, उसका दोस्त वकार था। वकार को देखकर जहां आबिर हैरान हुआ, वहां उसे बेइंतहा खुशी भी हुई। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और देर तक लिपटे रहे। आबिर, तू यहाँ कहाँ? वकार ने अलग होते हुए पूछा। और तू लाहौर में क्या कर रहा है? आबिर ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। मुझे यहाँ बैंक में मुलाजमत मिल गई है, वकार ने बताया। कब से है यहाँ? आबिर ने पूछा। अभी पिछले महीने आया हूँ, वकार ने कहा। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मत पूछ के मुझ पर क्या गुजरी, मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ। कितना अच्छा हुआ कि तू मुझे मिल गया। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। चल मेरे साथ चल। वकार ने उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। फातिहा पढ़ लें फिर निकलते हैं यहाँ से। फातिहा पढ़ने के बाद जब वो दाता दरबार की सीढ़ियां उतर रहे थे तो आबिर ने पूछा, तुम यहाँ कहाँ ठहरे हो? फिलहाल तो मैं घड़ी शाहों में चचा के घर मुकीम हूँ। चचा चाहते हैं कि मैं मुस्तकिल उनके साथ रहूं, लेकिन अब्बू की हिदायत थी कि मैं लाहौर जाकर जल्द अज जल्द कहीं और अपना ठिकाना कर लूं। चचा के घर के नजदीक ही 2 कमरों का मकान मिल गया है, 1-2 दिन में वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। 2 कमरे का मकान है तो फिर मैं तेरे साथ ही एडजस्ट हो जाऊंगा, आबिर ने मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए कहा। हाँ ठीक है, वकार हंसते हुए बोला। फिर वकार आबिर को अपने साथ लेकर चचा सलमान के यहाँ पहुंचा। आज छुट्टी का दिन था। वकार के चचा और उसके कजन वगैरह सब घर पर ही थे। वकार ने आबिर को उनसे मिलाया और बताया कि मेरा ये दोस्त कराची से मुलाजमत की तलाश में आया है, अब ये मेरे साथ ही रहेगा। दोपहर का खाना खाकर वकार ने अपने घर की चाबी ली और आबिर को अपने साथ ले आया। कमरे में एक बेड मौजूद था, दोनों आराम से लेट गए। तब आबिर ने वहां से सिलसिला जोड़ा जिससे वकार वाकिफ न था। उसने आरजू से मुलाकात से लेकर डॉक्टर एतबार के खुफिया ठिकाने, उसके तजुर्बे और फार्म हाउस से दुबई के लिए रवानगी और रास्ते से फरार होकर दाता दरबार तक पहुंचने तक हर बात उसके गोश गुजार कर दी। उसकी रुदात सुनकर वकार सन्नाटे में आ गया। हैरत है यार, तुझे जो मिला वो फ्रॉड ही मिला। वकार, तू जानता है कि मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अब तू सबके साथ फ्रॉड करना शुरू कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो जाने दे यार, अब मेरे साथ दुनिया बुरी है तो मैं उन जैसा क्यों बन जाऊं? आबिर ने गहरा सांस लेकर कहा। बाबा दुनिया जब भी मिलते यही कहते कि तुझे दुनिया ढूंढ रही है। उनका मतलब शायद यही होगा कि दुनिया मुझे फरेब देने के लिए ढूंढ रही है। नहीं पता कब तक ये सिलसिला चलेगा। आबिर, अब तुमने एक काम करना है, इस घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों, खैरियत? आबिर ने पूछा। डॉक्टर एतबार के गुर्गे तुम्हें ढूंढते फिर रहे होंगे। डॉक्टर एतबार की तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा कि तुम इस शहर में मौजूद हो। समंदर खान तुम्हें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बसों के अड्डों पर तलाश कर रहा होगा। कुछ दिन ये लोग झक मारकर खामोशी से बैठ जाएंगे। वो तुमसे वैसे ही खौफजदा है। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि तुम उसके दुबई मंसूबे से आगाह हो चुके हो तो फिर यकीनन वो तुम्हारी तलाश छोड़ देगा। तुम्हारी बिल्ली ने जितना उसे जिच किया है, ये वजह आइंदा तुमसे पनाह न लेने के लिए काफी है। पर यार वो बिल्ली कहाँ है? जरा मुझे भी तो दिखा, वकार शरारत से बोला। बिल्ली थैले में है, आबिर ने हंसकर जवाब दिया। थैले से कब बाहर आएगी? वकार ने पूछा। पता नहीं, आबिर ने कंधे उचकाए। बिल्ली है या ताशकंद का मुआहिदा? वकार ने बेड से उठते हुए कहा। अच्छा, मैं चचा के घर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं बाहर से ताला लगाकर जाऊंगा। अब तुम मेरी कैद में हो। इतना कहकर वो हंसता हुआ चला गया। कैदी तो अनारा भी थी, लेकिन अब उसकी रिहाई के दिन करीब थे। इस सवाल के जवाब में कि अनारा कौन है, रानी पंखी ने लब खोले तो अनारा मुंह खोले रह गई। एक जमाने में रानी पंखी को सांपों से बेहद दिलचस्पी थी। ठट्टा के नवाज से एक सपेरा बख्शू खान उसके पास आया करता था। वो काला जादू सीखने के चक्कर में उसका चेला बन गया था। सांपों के बारे में बख्शू का इल्म बहुत गहरा था। रानी पंखी को अपने एक अमल के लिए मखसूस सांप दरकार थे। बाहमी दिलचस्पी ने दोनों को एक दूसरे की जरूरत बना दिया था। बख्शू 2-3 माह के बाद ठट्टा से लाहौर के चक्कर लगाता रहता था। वो इसके लिए अंदरूने सिंध से नायाब सांप पकड़ कर लाता। रानी पंखी उन इंतहाई जहरीले सांपों को खाकर चिल्ले काटा करती। एक बार बख्शू आया तो उसके पास नायाब सांप तो था ही, साथ ही 5-6 साल की बच्ची भी थी। रानी पंखी सांप को भूलकर उस बच्ची को देखने लगी। सांवली सलोनी उस लड़की में इतनी कशिश थी कि वो उस पर से नजरें ना हटा सकी। रानी पंखी को इस कदर महवियत से उस लड़की को देखकर बख्शू बोला, माई खैर तो है? बख्शू, तूने इसे कहां से पकड़ा? रानी पंखी ने पूछा। माई सांप के बारे में पूछती हो या इससे छोकरी के? छोकरी के बारे में पूछ रही हूँ, रानी पंखी ने गंभीर लहजे में कहा। ये चंद महीने पहले मुझे एक गोट के बाहर रोती मिली थी।
मैं इसे अपनी झोली में डाल लाया। इसे अपने नाम के अलावा कुछ और मालूम नहीं। अपना नाम अनारा बताती है। ये बलोंगड़ी मुझे अच्छी लगी है, बोल क्या दूं इसका? रानी पंखी ने अनारा का हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। माई, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। बख्शू हंस कर बोला, नहीं, मुझे नहीं पता कि तू क्या चाहता है, जरा फिर से कह। रानी पंखी ने कहा, मुझे सोना बनाने की तरकीब बता दे। बख्शू ने अपनी शदीद ख्वाहिश फौरन दोहरा दी। अच्छा, रानी पंखी ने अनारा को देखा, तूने इसकी कम कीमत लगाई, ये सोने से भी महंगी है। चल, सौदा तय हुआ, मैं तुझे सोना बनाना सिखा दूंगी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी माई। बख्शू ने रानी पंखी के पांव पकड़कर कहा, अनारा पर अब मेरा कोई हक ना रहा। बख्शू, इस बात को भूलना नहीं, रानी पंखी ने तंबी अंदाज में कहा। रानी पंखी ने अनारा के एवज बख्शू को सोना बनाने की तरकीब सिखा दी, लेकिन वो जानती थी कि जो इस चमकती चीज के फेर में पड़ जाता है वो बर्बाद होकर रहता है। बख्शू नुस्खा कीमिया लेकर गया तो फिर वापस न पलटा। रानी पंखी ने अनारा का नाम तब्दील करके अंजिला कुमारी रख दिया। फिर वो अंजिला से अंजू हो गई। रानी पंखी मैट्रिक पास थी। उसने अनारा को घर पर पढ़ाया लिखाया, उसकी तरबियत की। जब अनारा 12 साल की हुई तो बग्गा ने उसे कैद करने का मशवरा दिया। उसने कहा, देख पंखी, ये 12 बरस की हो गई है, इसे हर बात का शऊर आ गया है। ये किसी दिन भी घर से निकल जाएगी और खुद न गई तो तेरे पास आने वाले लोगों में से कोई ले उड़ेगा। ये बहुत कीमती बाला है, इसे बिल्ली बनाकर रख। इस तरह ये महफूज भी हो जाएगी और वक्त पर हमारे काम भी आ जाएगी। बग्गा, तू क्या चाहता है? बता दूंगा, परेशानी क्या है। तब बग्गा के इसरार पर अनारा को बिल्ली के रूप में कैद कर लिया गया। कैद करने का अमल इतना आसान न था, लेकिन रानी पंखी को इस अमल से गुजरना पड़ा। वो नहीं चाहती थी कि अनारा, जिससे उसे मोहब्बत हो गई थी, उसके हाथ से निकल जाए। बग्गा क्या खेल खेल रहा था, इस बात का उसे अंदाजा न था। 16वां साल मुकम्मल होते ही बग्गा ने जो फरमाइश की, उसने रानी पंखी के 14 तबक रोशन कर दिए। उसने बेख्तियार होकर कहा, नहीं बग्गा, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर रानी पंखी को बहुत तकलीफ पहुंची थी। अनारा पहले ही जन्म जली थी। उसकी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ था ही नहीं। वो एक जमाने से सिसकती तड़पती मरती चली आ रही थी। रानी पंखी ने तय कर लिया था कि वो अब उसे मरने नहीं देगी। वो 6 बार मर चुकी थी, अब 7वीं बार फिर मौत उसके ताक़ुब में थी। बग्गा मुंह फाड़े किसी मगरमच्छ की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। रानी पंखी के साथ अब वो अनारा का भी दुश्मन हो गया था। आबिर को वकार के घर में कयाम पजीर हुए 8 रोज हो चुके थे। वकार चचा के घर से उस 2 कमरे के मकान में मुंतकिल हो चुका था। वकार ने अब उसकी कैद खत्म करके गली मोहल्ले में नकलो हरकत की इजाजत दे दी थी। वैसे भी उसे अंदाजा था कि यह मोहल्ला डॉक्टर एतबार की रेंज से बहुत दूर था, लिहाजा खतरा कोई न था, बस एहतियात जारी थी। उस घर में दोनों कमरे आगे पीछे थे। पिछले कमरे में आबिर रिहाइश पजीर था। एक रात वकार की अचानक आंख खुली तो उसने आबिर के कमरे की लाइट रोशन देखी। उसकी समझ में न आया कि आबिर इतनी रात गए लाइट जलाकर क्या कर रहा है। उठकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा। अभी वो दरवाजे पर ही पहुंचा था कि ठिठक कर रह गया। सामने आबिर बेड पर दराज गहरी नींद में था और उसके पहलू में काले मुंह की सफेद बिल्ली हाथ पैर ढीले छोड़े आंखें बंद किए लेटी थी। दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही वो बिल्ली उठ बैठी। उसने एक नजर वकार को देखा और बेड से फर्श पर छलांग लगाई और तेजी से दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। बिल्ली को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वकार फौरन एक तरफ हो गया था। उसने बिल्ली को अपने कमरे से बाहर सहन में जाते देखा। काले मुंह की सफेद बिल्ली को देखकर वकार को अब पुख्ता यकीन हो गया कि आबिर ने जो कहा सच कहा। उसने तेजी से आगे बढ़कर आबिर को झंझोड़ डाला। आबिर एकदम घबरा कर उठा। वकार को अपने कमरे में पाकर उसे गुमान हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। वकार, क्या हुआ? आबिर ने वकार के चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखकर कहा। वकार ने जब काले मुंह की सफेद बिल्ली के बारे में तफसील से बताया तो आबिर ने फौरन पूछा, तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, वकार कुछ सोचते हुए बोला। यार, एक बात मैं तुझे बता दूं कि वो बिल्ली नहीं है। खबे, फिर क्या शेरनी है? आबिर ने पूछा। नहीं, वो बिल्ली नहीं, बिल्ला है, वकार ने इंकशाफ फरमाया। यह अंदाजा उसने उस वक्त लगाया जब वो बिल्ला आबिर के साथ बेसुध अंदाज में लेटा हुआ था। ओ यार, तेरी रिसर्च का शुक्रिया, मैं ये अंदाजा नहीं लगा पाया। वैसे मैंने इसे एक आध बार ही देखा है और वो भी छलांगे मारते हुए। क्या इस वक्त तुमने उसे नहीं देखा? वकार ने सवाल किया। नहीं, तुम मुझे ना उठाते तो मैं सुबह ही उठता, आबिर बोला। मैं भी शायद उसे ना देख पाता। तुम्हारे कमरे की लाइट खुली होने पर मैं कमरे में आया ये देखने के लिए कि तुम इस वक्त लाइट जलाकर क्या कर रहे हो। लेकिन यार, मैं तो लाइट जलाकर नहीं सोया था,
आबिर ने बताया। फिर लाइट कैसे जली? पता नहीं यार, ये बिल्ला तेरे पीछे क्यों लगा? बिल्ली लगती तो कोई बात भी थी। वकार की आंखों में शरारत उतर आई। ये सारा खेल डॉक्टर एतबार की लैब से शुरू हुआ। पता नहीं ये क्या चीज है। बहरहाल जो भी है तुम्हारा मुहाफिज है। वकार ये कहकर उसके कमरे से निकल आया। उसने वॉशरूम जाने के लिए सहन की लाइट जलाई। सहन के एक तरफ वॉशरूम और दूसरी जानिब किचन था। अभी उसने सहन में कदम रखा ही था कि किचन के दरवाजे पर अजब नजारा देखा। अभी रानी पंखी उसी उधेड़ बुन में थी कि बग्गा की तकलीफ दे फरमाइश का क्या जवाब दे कि काली आ पहुंची। रानी पंखी समझी कि वो उसका खून लेने आई है, लेकिन उसके हाथ में प्याला नहीं था। वो इस वक्त खून की भेंट लेने नहीं, बग्गा का पैगाम लेकर आई थी। हाँ बोल, क्या कहने आई है? रानी पंखी ने सवाल किया। बग्गा ने अंजू के बारे में कुछ कहा था, तूने जवाब नहीं दिया। काली ने सवाल किया। मैं जवाब सोच रही हूँ। अब जवाब देने का वक्त गुजर गया। बग्गा ने हुक्म दिया है कि अंजू को फौरन आजाद कर दे और आज से 13वें दिन अमावस की रात उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर ले। और ये बात अच्छी तरह अपने भेजे में बिठा ले कि बग्गा अंजू की हर सूरत भेंट लेकर रहेगा। तुझे बग्गा पर उसे कुर्बान करना होगा। मेरी बात क्या तूने अच्छी तरह समझ ली? अगर मैं अंजू की भेंट देने से इनकार कर दूं तो? रानी पंखी ने सर उठाया। तू क्यों तबाह बर्बाद होना चाहती है? आखिर तू चाहती क्या है? तुझे हर काम में नहीं कहने की आदत क्यों है? काली ने अपने मुंह से बाहर निकली सुर्ख जुबान हिलाई। बग्गा से पूछना कि उसे गलत काम कराने की आदत क्यों है? भेंट लेना उसका हक है। आखिर उसने अंजू का भेंट बाला बनने का इतने बरस इंतजार जो किया है। काली बोली। उसने ये बात मुझसे छुपा कर रखी। अगर वो अपना इरादा मुझ पर पहले से जाहिर कर देता तो मैं अंजू को घर में रखती ही नहीं, उसे कब का आजाद कर देती। अब कर दे आजाद, बग्गा खुद ही चाहता है। हाँ मैं उसे आजाद कर दूंगी, लेकिन उसे भेंट चढ़ाने के लिए नहीं। मैं अपनी अंजू को कभी कुर्बान होने नहीं दूंगी। तो फिर अपनी कुर्बानी की तैयारी कर ले। काली ने एक और पत्ता फेंका। हाँ मैं खुद कुर्बान हो जाऊंगी, लेकिन अपनी अंजू को बलि चढ़ने से बचा लूंगी। तो फिर मैं बग्गा को तेरी तरफ से ये पैगाम दे दूं कि वो उसकी रानी बनने के लिए तैयार है? काली ने अपनी सुर्ख आंखों से देखते हुए पूछा। हाँ जा, अब दफा हो जा, रानी पंखी ने ग्लोगीर आवाज में कहा और उस मनुष्य सूरत काली की तरफ से मुंह फेर लिया। रानी पंखी के मुंह फेरते ही काली शादाओं फरहा गायब हो गई। उसके गायब होते ही एक दिलखराश चीख सुनाई दी। ये चीख यकीनन अनारा की थी। रानी पंखी घबरा कर कमरे की तरफ भागी। जब वो कमरे में पहुंची तो अनारा को चीख चीख कर रोते पाया। वो बेड पर उसके साथ बैठ गई और उसे खुद से लिपटाते हुए बोली, क्या हुआ अंजू? रानी पंखी को करीब पाकर वो जोर जोर से रोने लगी। रानी पंखी ने उसे रोने दिया। वो उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरती रही। जब अनारा की सिसकियां कम हुई तो रानी पंखी ने उसका चेहरा उठाकर अपनी तरफ किया और बोली, मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत नहीं, मुझे बता क्या हुआ? अम्मा मैंने काली की सारी बातें सुन ली हैं। अनारा ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा। अम्मा अगर बग्गा मेरी भेंट मांग रहा है तो मुझे उसकी भेंट चढ़ जाने दे। मैं तो युग युग से कुर्बान होती आ रही हूँ। अब एक बलि और सही, तू अपने आप को बर्बाद ना कर, जबरदस्ती उसकी रानी ना बन। नहीं मेरी अंजू, तू परेशान मत हो। रानी पंखी ने अनारा का आंसू से भीगा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए 16 साल का नहीं किया कि तेरी बलि दे दूं। मैं मिट जाऊंगी लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने दूंगी। अब मैं तेरी आंख में आंसू ना देखूं। मुझे वो करने दे जो मैं चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो कहाँ है। अम्मा कौन कहाँ है? अनारा ने खुद को संभालते हुए कहा, तेरी जिंदगी का साथी। रानी पंखी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है कि वो कहीं आसपास ही मौजूद है। हाय सच! अनारा एकदम खिल उठी। अम्मा जल्दी पता कर, मेरे भाग जगाने वाला कहाँ है? पता करती हूँ, रानी पंखी अनारा के बेड से उठते हुए बोली। अंजू चल बाहर आ जा, पहले तुझे बिल्ली के रूप से आजादी दिलाऊं। अम्मा तू कितनी अच्छी है, जो फैसला तूने मुझे बचाने के लिए किया है शायद मेरी सगी माँ भी ऐसा न करती। अंजू इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि तेरी सगी माँ क्या करती, लेकिन इतना जरूर है कि बग्गा की रानी बनने का फैसला मैंने दिल से नहीं किया। तो जन्म जली को सुख भरी जिंदगी मिल जाए, इस एहसास के साथ मैं नया जीवन काट लूंगी। आ चल बाहर आ जा।
रानी पंखी ने कमरे से निकलते हुए कहा। अनारा के साथ ही बाहर सहन में आ गई। रानी पंखी ने बावर्ची खाने की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं हवन तैयार करती हूँ, जब तक तू स्नान करके आ जा। अच्छा अम्मा। ये कहकर अनारा गुसलखाने की तरफ बढ़ गई। रानी पंखी ने बावर्ची खाने में जाकर चूल्हा जलाया। फिर उसने गर्म राख चूल्हे से निकालकर एल्युमिनियम के बड़े प्याले में भरी और बाहर सहन में आ गई। उसने सहन के दरमियान प्याले से इस तरह राख गिराई कि एक हिसार सा बन गया। इसके बाद उसने राख और जलते कोयले उस हिसार में डाले और फिर 4-5 जलती हुई लकड़ियां हिसार में रख दी। इस तरह हवन तैयार हो गया। इतने में अनारा गुसल करके बाहर आ गई। नहाने के बाद उसके हुस्न में मजीद निखार आ गया था। रानी पंखी उसे तहसीन आमेज नजरों से देखती रही। यही उम्र तो थी जब उस पर जवानी टूट कर बढ़ती थी। आईने में अपना अक्स देख कर गुरूर से उसकी गर्दन तन जाया करती थी। वो किसी भी मर्द को बगैर खंजर के कत्ल करने की सलाहियत रखती थी। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बोली लगा दी गई और फिर बोली लगाने वाली सचमुच की खंजर से कत्ल हो गई और वो सचमुच की कातला बन गई। अम्मा क्या देख रही है? रानी पंखी की नजरें जब मुसलसल उस पर मरकूज रहीं तो उसे टोकना पड़ा। अंजू, इस वक्त तुझे देखकर बीता जमाना याद आ गया। कभी मुझ पर भी इसी तरह बहार आई थी। रानी पंखी ने मुस्कुराकर कहा, आ अंजू, हवन के सामने बैठ जा। अंजू जमीन पर जलते अलाव के सामने बैठ गई। रानी पंखी ने एक जलती लकड़ी अलाव से निकालकर उसके चारों तरफ घुमाई और फिर कुछ पड़ते हुए लकड़ी अपनी जगह पर रख दी। जलती लकड़ी वापस रखते ही अनारा को अपने अंदर एक आग सी सुलगती महसूस हुई। आ अंजू आ। रानी पंखी ने आंखें बंद करके जोर से आवाज लगाई। अम्मा, मैं तेरे सामने बैठी तो हूँ। अनारा फौरन बोली, तू मुझे दिखाई दे रही है, तू चुप बैठ। रानी पंखी ने उसे तंबीह की। ये कहाँ मर गई? अंजू आ। वकार ने देखा कि उस काले मुंह की सफेद बिल्ले के साथ एक उस जैसी ही बिल्ली मौजूद है। ये हमशक्ल बिल्ली बिल्ले के मुकाबले में थोड़ी दुबली थी। बाकी दोनों की शक्लों में सरमो फर्क न था। दो हमशक्ल बिल्लियों को देखकर वकार परेशान हो गया। वो वॉशरूम जाना भूल गया। वापस आबिर के कमरे में आया। वकार को बदहवास देखकर आबिर फौरन उठकर बैठ गया। तो बोला, अब क्या हुआ यार? तेरे होते हुए जो ना हो जाए कम है, जरा बाहर चलकर देख। वकार उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला। दोनों बाहर निकल आए। वकार ने किचन की तरफ इशारा किया। ये देखो। आबिर ने किचन के दरवाजे की तरफ देखा तो वहां उसे कुछ नजर न आया। वकार ने घूम फिर कर चारों तरफ देखा, हत्ता कि वो वॉशरूम में भी झांक आया, लेकिन वो दोनों कहीं मौजूद न थे। यार ये क्या चक्कर है? हुआ क्या, कुछ तो बताओ। आबिर ने वकार को कोने बचालों में कुछ ढूंढते पाकर पूछा। यार यहाँ किचन के दरवाजे पर दो हमशक्ल बिल्ला बिल्ली एक साथ बैठे हुए थे। दोनों के मुंह काले और सफेद जिस्म थे। यार आबिर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतनी देर में जाने वो किधर चले गए? वकार परेशान होकर बोला। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरे कमरे से बाहर आने तक इतनी देर में वो कहीं भी छलांग मारकर जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि मेरे बिल्ले ने एक हफ्ते में अपनी जैसी बिल्ली भी ढूंढ ली। यार ये अपना बिल्ला तो बड़ा तेज निकला। आबिर ने हंसते हुए बात का रुख फेरा। बस तो फिर डूब मर चुल्लू भर पानी में। वकार ने वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। और जब अंजू के साथ उसके हमशक्ल बिल्ले ने भी बावर्ची खाने की छत से सहन में छलांग लगाई तो अनारा पुरहैरत अंदाज में चीखी, अम्मा ये तो 1 से 2 हो गई। रानी पंखी ने उन दोनों को बगौर देखा और फिर मुसर्रत भरे लहजे में बोली, ये 1 से 2 नहीं बल्कि 2 से 1 हुए हैं। हाय अम्मा, जरा गौर से देख, तेरी आंखों ने काम करना छोड़ दिया क्या? मुझे तो ये 2 नजर आ रही हैं, बिल्कुल एक जैसी। बेवकूफ लड़की, ये बात मैंने गौर से देखने के बाद ही कही है कि ये 2 से 1 हुए हैं। अरे इनमें से एक बिल्ला है। अब मुझे कुछ पता करने की जरूरत नहीं। जो काम मुझे करना था वो अंजू करके आ गई। वो आ गया है और यही पास पड़ोस में है। बस अब तेरे भाग जागने को है। अम्मा जल्दी बता, उसकी शक्ल कैसी है? अनारा बेचैन होकर बोली, ऐसी बेकल ना हो, मुझे अपना काम करने दे। बहुत जल्द सब कुछ तेरे सामने आ जाएगा। पहले तू इस कैद से रिहाई तो पाले। रानी पंखी मुस्कुराते हुए बोली। फिर उसने बिल्ली को इशारा किया। वो इशारा पाते ही रानी पंखी के नजदीक आ गई, जबकि बिल्ला अपनी जगह बैठा रहा। रानी पंखी ने एक जलती लकड़ी अलाव से निकालकर बिल्ली के चारों तरफ घुमाई और फिर कुछ पड़ते हुए लकड़ी अलाव में रख दी। इसके बाद उसने चांदनी का भारी तावीज गले से उतारा और उस पर पड़कर कुछ फूंका। फिर उसने वो तावीज अनारा की पेशानी पर रखा और उसे अंगूठे से दबाया। तावीज के पेशानी पर रखते ही अनारा को यूं लगा जैसे उसके अंदर अलाव भड़क उठा हो।
वो शोलों में गिर गई हो। एकदम उसके जिस्म को झटका लगा और वो बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गई। फिर यही अमल उसने बिल्ली के साथ दोहराया। वो चीख मार कर एकदम फर्श पर लेट गई। तब बिल्ले ने खौफजदा होकर बावर्ची खाने की छत पर छलांग लगाई और दरवाजे की दीवार पर दौड़ता हुआ गली में कूद गया। रानी पंखी ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की। फिर उसने चांदनी का भारी तावीज गले में डाला, अपने लहंगे में टंग की सुई निकालकर अपनी उंगली पर मारी। खून के 3 कतरे जलते अलाव पर टपकाए। खून के कतरे आग पर गिरते ही वो यूं बुझ गई जैसे उस पर 100 लीटर पानी डाल दिया गया हो। अलाव बुझाकर वो अनारा की तरफ मुतवज्जा हो गई। अनारा आंखें बंद किए ईंटों के फर्श पर बेसुध लेटी हुई थी। वो इस वक्त बला की हसीन लग रही थी। रानी पंखी यकटिक उसे देखती रही और अपनी गुमशुदा जवानी उसमें ढूंढती रही। फिर उसने सहन में लगे नलके से अपने चुल्लू में पानी लिया और उसे थोड़ा थोड़ा करके उसकी दोनों आंखों पर डाल दिया। पानी पड़ते ही अनारा की आंखों में जुम्बिश हुई और फिर उसने पट से दोनों आंखें खोल दी। उसने नजरें घुमाकर अंदाजा किया कि वो कहाँ है। रानी पंखी पर उसकी नजरें पड़ते ही वो उठकर बैठ गई। उसे अपना जिस्म बहुत हल्का फुल्का लगा। फिर वो शादा और फरहा उठकर खड़ी हो गई। काले मुंह की सफेद बिल्ली की आंखों पर जैसे ही पानी पड़ा वो फौरन ही उछल कर बैठ गई। रानी पंखी ने झुककर उसे उठा लिया, उसे प्यार करके अनारा की तरफ बढ़ा दिया। अनारा ने उसे दोनों हाथों में उठाकर प्यार किया, फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, कहाँ है वो? ये सुनकर काले मुंह की बिल्ली उसके हाथों में कसमसाई और फिर फिसल कर फर्श पर कूदी। वहां से उसने बावर्ची खाने की छत पर छलांग लगाई और दरवाजे की दीवार पर दौड़ती हुई गली में कूद गई। बिल्ली के जाने के बाद रानी पंखी अनारा की तरफ बढ़ी और उसे गले लगाकर बहुत देर तक खड़ी रोती रही। आबिर को वो ख्वाब सुबह सादिक में नजर आया था। एक मर्तबा फिर उसने अपने दादा निसार अय्यूब को देखा था। ये ख्वाब बहुत साफ और वाज़ेह था। जब उसकी आंख खुली तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे दादा भी उसके सिरहाने से उठकर गए हों। उसे दादा की कही हुई एक एक बात अच्छी तरह याद थी। दादा ने उसे जो कुछ बताया वो आबिर को हैरान करने के लिए काफी था। दादा की इसरार खोलती बातें, आंखें खोलती हिदायतें और गिरें खोलते इंकशाफात उस ख्वाब ने उस पर सख्ता तारी कर दिया था। उसे नहीं अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। वकार के दफ्तर जाने के बाद जब वो दरवाजा बंद करके पलटा तो उसने किचन के दरवाजे पर 2 हमशक्ल बिल्लियों को देखा। आबिर को यह अंदाजा करते देर न लगी कि उनमें एक बिल्ला है। वकार ने जो देखा था अब वो खुद उसके सामने था। किसी किस्म की तरदीद या शुबे की गुंजाइश न रही थी। वो उन दोनों को बगौर देखता कमरे में दाखिल हो गया। उन दोनों की शक्ल और सूरत में कोई फर्क न था सिवाय जिसामत के। बिल्ले के मुकाबले में बिल्ली स्मार्ट थी। आबिर के बेड पर बैठते ही वो दोनों हमशक्ल बिल्लियां भी कमरे में आ गईं और बेतकल्लुफी से बेड पर चढ़कर बैठ गईं। बिल्ला जरा फासले पर था लेकिन बिल्ली उसके खासा नजदीक थी और मुंह उठाकर उसकी तरफ बड़े अजीब अंदाज में देख रही थी। आबिर ने जो ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो बिल्ली ने फौरन बेड से छलांग लगाई और कमरे से निकल गई। बिल्ली को जाते देखकर बिल्ले के जिस्म में भी हरकत हुई और वो भी बेड से कूदकर फर्श पर आया और तेजी से दौड़ता हुआ कमरे से निकल गया। आबिर जब उठकर बाहर आया तो वो दोनों घर से गायब हो चुके थे। आबिर ने उन्हें घर में ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसे पक्का यकीन था कि वो दोनों अब घर में नहीं हैं। शाम को वकार दफ्तर से आया तो आबिर ने उन दोनों की आमद की इत्तला बहम पहुंचाई। वकार ने उनकी शक्ल सूरत की तस्दीक की, फिर हंसकर बोला, तूने यार ठीक कहा था कि तेरा बिल्ला बड़ा तेज निकला। एक हफ्ते में एक जबरदस्त हसीना फंसा लाया। वैसे ये केस कुछ समझ में नहीं आया और अभी मैं तुझे जो बताने वाला हूँ वो सुनकर तेरी आंखें जरूर फट जाएंगी। आबिर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, फिर तू कहेगा यार तेरा केस भी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है जैसे मेरी अक्ल गुम होने को है। वकार अपना सर पकड़कर बोला। सफेद बिल्ली और बिल्ला एक साथ खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अनारा और रानी पंखी चारपाई पर बैठी थी। वो दोनों रानी पंखी के पैरों में आकर बैठ गए। अंजू, क्या तुझे कुछ महसूस हो रहा है? रानी पंखी ने अनारा की तरफ देखा। नहीं अम्मा, अनारा फौरन बोली। दरवाजा तो पूरा खुला है ना? रानी पंखी ने पूछा। हाँ अम्मा, दरवाजा पूरा खुला है, मैं खुद खोल कर आई हूँ। बस फिर वो आया ही चाहता है, रानी पंखी ने अनारा के गले में बादू डालते हुए कहा। हाय अम्मा, मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है। इतने में खुले दरवाजे की एक किवाड़ को किसी ने आहिस्ता से बजाया। ले वो आ गया। रानी पंखी की खुशी दीदनी थी। फिर वो उठते हुए बोली, अंजू तू बैठ, मैं उसे लाती हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। आबिर खुले दरवाजे के दरमियान खड़ा रानी पंखी को अपनी तरफ आते देख रहा था। उसने सफेद कमीज और काली पैंट पहनी हुई थी। जैसे ही रानी पंखी की नजर आबिर पर पड़ी, एक लम्हे को उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। उसे फौरन अपना शाहजेब याद आ गया। नौजवानी में वो बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रानी पंखी ने उसकी आंखों में देखा। मेरा नाम आबिर है, मैं आया नहीं भेजा गया हूँ, आबिर ने उसी अंदाज में जवाब दिया।
चारपाई पर बैठी अनारा ने उसकी दिलकश आवाज सुनी तो बेकल हो उठी। उसका जी चाहा कि फौरन उठकर उसको देख ले, लेकिन वो उठ ना सकी। किसने भेजा है और क्यों? रानी पंकी ने उसे अंदर आने का इशारा करते हुए पूछा। मुझे मेरे दादा ने भेजा है, मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। आबिर ने सहन में कदम रखते हुए कहा। माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं? रानी पंकी ने अपने सीने पर हाथ रखा। मैं तुम्हारी अमानत की अम्मा हूँ। फिर मेरा आपको सलाम। इसका मतलब है कि मैं सही जगह पहुंचा हूँ। आबिर आहिस्ता आहिस्ता रानी पंकी के साथ कदम उठा रहा था और साथ ही वो इस खिजा रसीदा घर का जायजा भी लेता जा रहा था। हाँ, तुम ठीक जगह पहुंचे हो, मुझे तुम्हारा बेचैनी से इंतजार था। रानी पंकी ने ये कहकर उसे रुकने का इशारा किया और आवाज लगाई, अंजू आओ। अंजू तेजी से उठी। वो इस वक्त काले ब्लाउज और सफेद साड़ी में थी। उसने साड़ी का पल्लू सर पर रखा और नजरें झुकाए रानी पंकी के पीछे आकर खड़ी हो गई। जी अम्मा। अरे मेरे पीछे क्यों छुपती है, सामने आ। रानी पंकी ने अनारा का हाथ पकड़कर उसे आगे किया और बोली, ए लड़के, ये है तुम्हारी अमानत, इसे अच्छी तरह देख लो, पहचान लो। आबिर की जब अनारा पर नजर पड़ी तो उसे यूं लगा जैसे सया बादलों में कोई बिजली सी कूदी हो। ऐसा सांवला सलोना कयामत खेज हुस्न उसने भला पहले कहाँ देखा था। उसकी आंखें खैरा हो गईं। ऐसी चकाचौंध हुई कि एक लम्हे को उसकी आंखों से सब ओझल हो गया, अंधेरा साथ छा गया। रानी पंकी ने अनारा का हाथ दबाया और कान में सरगोशी की। मेरी अंजू आंखें खोल। अंजू ने आंखें खोली तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो पल के झपकाना भूल गई। उसने अपनी इस जिंदगी में कोई मर्द कहाँ देखा था। उसकी जिंदगी तो रानी पंकी का बूढ़ा चेहरा देखते गुजरी थी। अब जो पहला मर्द देखा और वो भी शाहकार, तो उसके दिल पर जो गुजरी ठीक गुजरी। बोलो, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया? रानी पंखी ने सवाल किया। मैंने देख लिया, आबिर हंसकर बोला। हाँ अम्मा, मैंने भी, अनारा ने धीमे लहजे में कहा। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया? रानी पंखी ने फिर सवाल किया। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। आबिर के होठों पर शोक मुस्कुराहट थी। हाँ अम्मा, अनारा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। आगे आओ बेटा, रानी पंखी ने आबिर से कहा। आबिर 2 कदम आगे आया तो रानी पंखी ने अनारा का हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी अमानत मैंने तुम्हें सौंपी, अब इस पर मेरा कोई हक न रहा। आगे तुम्हारी मर्जी, अभी अपने साथ ले जाओ या 2 दिन के बाद। ये तुम्हारी हुई, इसे कबूल करो। आबिर ने बिला झिझक उसका रेशम जैसा हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया और पुरएतमाद लहजे में बोला, मैंने कबूल किया, इसका सदा ख्याल रखना। रानी पंकी ने भीगी आंखों से कहा। मैं इन्हें अपने दिल से लगाकर रखूंगा, आबिर ने वादा किया। मेरा जी तो ये चाहता है कि अपनी अंजू को पूरी शान से रुखसत करूं, पर मेरी कुछ जाती मजबूरियां हैं। शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं इसे बाकायदा रुखसत नहीं कर सकती। रानी पंखी ने गुलोगीर आवाज में कहा। ईश्वर तुम दोनों को खुश रखे, रानी पंखी ने दोनों को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। फिर आबिर ने अनारा के साथ रानी पंखी की कई तस्वीरें अपने मोबाइल फोन से उतारी। इसके बाद उसने रानी पंखी से कहा, यूं तो इस वक्त भी मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन 2 दिन मुझे मिल जाए तो मैं इन्हें यहाँ से सीधा एयरपोर्ट ले जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा, इस तरह 2 दिन और अंजू मेरे साथ रह लेगी, रानी पंखी खुश होते हुए बोली। कराची एयरपोर्ट से जब आबिर आया तो उसने अपनी पूरी फैमिली को अपना मुंतजर पाया। सायमा के साथ उसका शौहर असलम और बच्चे भी मौजूद थे। अली निसार और नाज़रीन गैर मुतवक्का तौर पर खुश थे। आबिर ने लाहौर से चलने से पहले अपनी अम्मा को हर वो बात बता दी थी जिसका बताया जाना जरूरी था। दादा का नाम सुनकर हर आदमी ठंडा हो गया था। अगर आबिर अपने तौर पर अनारा को इस तरह ले आता तो यकीनन उस पर घर का दरवाजा बंद हो जाता और दरवाजा बंद करने वाले पहले शख्स अली निसार होते। अब क्योंकि दरमियान में उनके वालिद मोहतरम आ गए थे, लिहाजा नफरत दिल में ना रही थी, लेकिन तजस्सुस शिद्दत इख्तियार कर गया था। आखिर ऐसा उस लड़की में क्या था कि निसार अयूब ने बहू बनाने का इंदिया दे दिया था। सबसे पहले उस पर सायमा की नजर पड़ी। सफेद साड़ी के ऊपर अनारा ने काली चादर लपेट रखी थी और पेशानी पर पल्लू खींच लिया था, जिससे उसका चेहरा बड़ी हद तक छुप गया था। अम्मी, ये आबिर क्या चीज उठा लाया? सायमा ने उसे सफेद साड़ी में देखकर माँ के कान में सरगोशी की। सायमा, ये मत भूलो कि ये तुम्हारे दादा जान का इंतखाब है, नाज़रीन ने हल्की सी सरजनिश की। आबिर अनारा को लेकर नाज़रीन के नजदीक आया और अनारा की तरफ इशारा करके बोला,
अम्मी ये आपकी अमानत। आजी मेरी बच्ची। नादीन ने फौरन अनारा को अपने गले से लगा लिया। आबिर फिर अपने बाप की तरफ बढ़ा, सलाम करके उनके सामने झुक गया। अली निसार ने उसके सर पर हाथ फेरा। साइमा उससे बेख्तियार लिपट गई। असलम ने उसे गले लगाया। आबिर ने साइमा के बच्चों को प्यार किया और फिर ये छोटा सा काफिला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा। साइमा और नाज़रीन ने दिन रात एक करके 6-7 दिन में शादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सबकी ख्वाहिश थी कि शादी खूब धूमधाम से हो, लेकिन मसला ये था कि खानदान के लोगों को लड़की के बारे में क्या बताया जाता। अनारा का तो आगे पीछे कोई ना था। लोग यही समझते कि आबिर अनारा को लाहौर से भगा लाया है, किससे क्या कहते। जबकि अनारा का घरेलू पस मंजर इंतहाई पेचीदा और नाकाबिले यकीन था। तब यही सोचा गया कि शादी की तकरीब शादी हॉल में करने के बजाय महदूद पैमाने पर घर पर ही कर ली जाए। साइमा पहले दिन ही अनारा को अपने घर ले गई थी और आबिर पर मुलाकात की पाबंदी लगा दी गई थी। अनारा बहुत खुश थी। अलबत्ता रात को वो तन्हा होती तो बेख्तियार रानी पंखी याद आ जाती। उसे यूं महसूस होता जैसे वो उसके आसपास ही है। रुखसत होते वक्त रानी पंखी ने चांदी का भारी तावीज उतार कर उसके हवाले कर दिया था। रानी पंखी ने कहा था, अंजू ये तावीज अपने साथ ले जा, इसे समंदर में फेंक देना, ये फसाद की जड़ है। अगर ये मेरे किसी चेले के हाथ लग गया तो वो इसकी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो पागल हो जाएगा। ताकत का इस्तेमाल भी वही शख्स कर सकता है जो खुद ताकतवर हो। पीकर सब बहक जाते हैं, हसल वो है जो पीकर ना बहके। मेरे शागिर्दों में एक भी इसे संभालने वाला नहीं, इसका समंदर बुर्द हो जाना ही अच्छा है। वो तावीज अभी तक समंदर के हवाले नहीं किया गया था। आबिर चाहता था कि शादी हो जाए, फिर वो अनारा को समंदर पर ले जाएगा और उस तावीज को रानी पंखी की हिदायत के मुताबिक समंदर बुर्द कर देगा। आबिर ने उस तावीज को महफूज करके अपने कमरे में रख लिया था। अनारा और आबिर को आए हुए अभी एक रात ही गुजरी थी कि निसार अय्यूब आबिर के ख्वाबगाह में आए। उन्होंने आबिर को सख्ती से डांट कर कहा, ये क्या नहुसत तुमने अपने कमरे में छोड़ी है, इसे फौरन समंदर बुर्द करो। तब आबिर सुबह उठते ही साइमा के घर पहुंच गया। उसने वहां से अनारा को लिया और हौफ से पहुंचा। साइमा भी जिद करके उनके साथ आ गई थी। अनारा ने समंदर पहली बार देखा था। समंदर की वसत और उठती हुई लहरों के शोर ने उसे गुमसुम सा कर दिया। अभी वो किनारे पर ही थे कि समंदर की एक छोटी सी लहर ने अनारा के हसीन पांव छुए तो वो बेख्तियार आबिर से लिपट गई। साइमा ने हंसते हुए तंबीह की, ना भाई ना, इधर सेंसर मौजूद है, जरा इसका ख्याल रखें। अनारा जिस बेख्तियार अंदाज में आबिर के करीब हुई थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो उससे अलग हुई। उसके सांवले सलोने चेहरे पर शर्म की घटा छा गई थी। तब आबिर ने अपनी पैंट की जेब से निकालकर चांदनी के उस तावीज को एक नजर देखा जो खासा भारी था। पता नहीं ये वजन चांदनी का था या उसके अंदर कोई भारी चीज मौजूद थी। रानी पंखी ने हिदायत की थी कि उसे पूरी ताकत से समंदर में फेंका जाए। ये समंदर में जितना दूर जाकर गिरे अच्छा है। समंदर के हवाले करने के बाद वहाँ ठहरना नहीं। आबिर उसे मुट्ठी में दबाकर समंदर की तरफ आगे बढ़ा तो साइमा ने पीछे से आवाज लगाई, आबिर आगे जाने की क्या जरूरत है, यहीं से फेंक दो। आप ही थोड़ा सा आगे जाकर फेंक देता हूँ, परेशान मत हो, आबिर ने कहा। अभी वो थोड़ा सा ही आगे गया था कि उसे अपनी मुट्ठी गर्म होने का एहसास हुआ। वो तावीज ठंडा महसूस होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। आबिर को खतरा लाहक हुआ कि कहीं तावीज अचानक इतना गर्म ना हो जाए कि उसे हाथ से छोड़ना पड़े। तब वो 2 कदम पीछे हटा और पूरी ताकत से 2 कदम आगे बढ़कर क्रिकेट की बॉल की तरह समंदर में फेंक दिया और उस पर नजरें जमा दी। चंद सेकंड तक वो फजा में जाता दिखाई दिया, फिर अचानक गायब हो गया। आबिर देखता रहा कि अब वो समंदर में गिरे तब गिरे, लेकिन वो तावीज उसे पानी में गिरता दिखाई न दिया। इस बात की ताईद साइमा और अनारा ने भी की। उन दोनों ने भी तावीज को समंदर में गिरते ना देखा था। फिर वो तीनों रानी पंखी की हिदायत के मुताबिक समंदर पर ना रुके, फौरन वहां से चलाए। 7वें दिन शादी थी। साइमा अनारा को ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर घर ले आई थी। घर में निकाह का इंतजाम किया गया था। अली निसार और आबिर निकाह ख्वाह का इंतजार कर रहे थे। निकाह ख्वाह था कि आके नहीं दे रहा था। दादा ने कहा था कि इस लड़की का निकाह बाबा काशिफ पढ़ाएंगे और उन्हीं के हाथों ये मुसलमान होगी। ये बाबा काशिफ कौन थे, कहां से आएंगे, कब आएंगे, किसी को कुछ मालूम न था। लेकिन आबिर को पक्का यकीन था कि अगर दादा ने कहा है तो फिर बाबा काशिफ जरूर आएंगे। अगरचे दादा की हिदायत मुबहम थी। कोई नहीं जानता था कि बाबा काशिफ को निकाह का दिन, वक्त और घर का पता कैसे मालूम होगा। आबिर सोचता था कि उसे अनारा के बारे में भी तो कुछ पता न था। दादा की निशानदही पर ही वो रानी पंखी के घर गया था और वहाँ सब कुछ इतनी आसानी से हो गया था कि वो हैरत ज़दा रह गया था। उसे वहाँ जाकर एहसास हुआ था कि रानी पंखी जाने कब से उसकी मुंतज़िर थी। हो सकता है जिस तरह दादा ने उसे अनारा की एक झलक दिखा दी थी, रानी पंखी को भी उन्होंने उसकी शक्ल दिखा दी हो। बहरहाल जो भी हुआ हो, आबिर को अनारा के हुसूल में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी।
इस वक्त आबिर दूल्हा बना अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। अली निसार बेचैनी से टहल रहे थे। वो आबिर से कई बार तस्दीक कर चुके थे कि आखिर निसार अयूब के असल अल्फाज क्या थे, और आबिर कई बार उन्हें बता चुका था कि दादा ने किन लफ्जों में बाबा काशिफ का जिक्र किया था। इंतजार जब हद से बढ़ा और बाबा काशिफ की आमद ना हुई तो उन्होंने घर के लोगों से मशवरा किया कि क्यों ना बाहर से किसी निकाह ख्वाह को लाकर निकाह पढ़वा दिया जाए। जब पूरा घर इस बात पर मुत्तफिक हो गया और सायमा का शौहर असलम निकाह ख्वाह को लाने चल दिया तो अचानक खुले दरवाजे से बाबा दुनिया दाखिल हुए और फिर वो बगैर किसी रुके ड्राइंग रूम में आ गए। उन्होंने बुलंद आवाज में सलाम किया। आबिर की जब उन पर नजर पड़ी तो वह हैरान रह गया। बाबा आप? तूने एक दिन हमसे हमारा नाम पूछा था, हमने नहीं बताया था। हमसे घर चलने की फरमाइश की थी, हम नहीं आए थे। आज तेरी ये दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गईं। बेचैन क्यों होता है? हम अपना नाम भी बताए देते हैं, हमारा नाम काशिफ है। बाबा काशिफ? आबिर यकदम खुशी से चीखा। बाबा काशिफ की आमद के साथ ही इंतजार की कोफ्त में मुब्तला घराना खुशी में सरशार हो गया। हर शख्स का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा, यहाँ तक कि अनारा का चेहरा भी जगमगाने लगा। बस फिर आनन फानन निकाह की तकरीब का आगाज हुआ। बाबा काशिफ ने अनारा को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। उसका इस्लामी नाम दादा की हिदायत के मुताबिक अंजुमारा रखा गया। फिर बाबा काशिफ ने अंजुमारा उर्फ अंजू को आबिर निसार के अक़द में दे दिया। निकाह के बाद अली निसार ने एक खूबसूरत प्लेट में बहुत अदब से बाबा काशिफ को छुआरे पेश किए। उन्होंने एक छुआरा उठाया, थोड़ा सा खाया और फिर उस छुआरे को आबिर को खिलाते हुए बोले, हम ना कहते थे कि दुनिया तुझे ढूंढ रही है, बिलाखिर दुनिया ने तुझे ढूंढ ही लिया। अंजुमारा तेरी दुनिया है, इसका ख्याल रखना। अब हम चलते हैं। बाबा आपका बहुत शुक्रिया, आबिर खड़े होते हुए बोला। बाबा आपका बड़ा करम, आपकी बड़ी इनायत, अली निसार ने ममनून लहजे में कहा। बाबा हमने कुछ नहीं किया, ये किया जरा मुजाहिद का है, प्रोफेसर मुजाहिद का। हम तो उसके हुक्म पर चले आए, वरना हम कहाँ और निकाह ख्वानी कहाँ। इतना कहा और ये जा वो जा। बाबा काशिफ जिस तरह अचानक आए थे उसी तेजी से वापस चले गए। आज मरण व्रत का 21वां दिन था। अंजू की रुखसत होते ही रानी पंखी ने मरण व्रत रख लिया था। 21 दिन से उसने कुछ नहीं खाया पिया था। ऐसा उसने बग्गा की हिदायत के मुताबिक किया था। जिंदगी का खात्मा तो कोई मुश्किल काम न था, लेकिन आत्महत्या या खुदकुशी से बग्गा को कुछ हासिल ना होता। बग्गा तक पहुंचने और उसकी रानी बनने के लिए मरण व्रत रखना जरूरी था। ऐसा रोजा जिसमें कुछ खाए पिए बगैर मौत से हमकनार हुआ जाए। ये मरण व्रत रानी पंखी ने अंजू की जिंदगी बचाने के लिए रखा था। उसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर अंजू को बलि देने से बचा लिया था। जिंदगी देना शायद इतना मुश्किल ना होता, लेकिन इस मौत के पीछे जिस अजियत से दो चार होना था उसे कबूल करके रानी पंखी ने वाकई अंजू से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था। अजरा डेविड, जिसे रानी पंखी सुरीली कहती थी, व्रत के पहले दिन से ही रानी पंखी के पास मौजूद थी। शुरू के चंद दिन तो रानी पंखी चलती फिरती रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने चारपाई पकड़ना शुरू की थी। जब तक उसके जिस्म में जान रही वो उठती बैठती रही। फिर एक वक्त आया कि वो उठने बैठने से माजूर हो गई। अब उसकी पीठ मुस्तकिल चारपाई से लग गई थी, लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा था। उसने आखिरी दिनों में बोलना कुछ कम कर दिया था, लेकिन जब बोलती थी माजी का कोई वर्क खोलती थी। अजरा उसका दिल बहलाने के लिए उसे गाने सुनाती रहती थी। रानी पंखी को उसकी आवाज बहुत पसंद थी। आवाज ही नहीं, वो जाती तौर पर भी उसको पसंद करती थी। इसीलिए उसने 250-300 चेले चाटो शागिर्दों में से अपने आखिरी दिनों के लिए अजरा का इंतखाब किया था। इन 21 दिनों में रानी पंखी ने अपना पूरा मादी खोल कर रख दिया था। अजरा ने महसूस किया कि वो शाहजेब को दर्रा भर भी नहीं भूली थी। ये वो शख्स था जो कमर परवीन के इश्क में फना हो चुका था और उसने रानी पंखी को कभी धोखे में ना रखा था। लेकिन बुरा हुआ उस मोहब्बत का जिसकी आंखें नहीं होती। कोई कहीं भी किसी पर आशिक हो सकता है, तो रानी पंखी उस पर मर मिटी थी, और ऐसी मिटी थी कि अब मट्टी होने को आई थी। लेकिन उसकी सांसों में अब भी वो बसा था। जुबान पर उसका नाम था, आंखों में उसकी तस्वीर थी और हमा वक्त उसकी राह तकती थी। रानी पंखी को जब अजरा एक नामालूम कर्ब में मुब्तला देखती तो बेख्तियार उसका जी चाहता कि वो कहीं से शाहजेब को पकड़ लाए और रानी पंखी के सामने लाकर खड़ा करे, लेकिन वो बेबस थी, बस अपना दिल महसूस कर रह जाती। एक दिन उसने अजरा का हाथ थाम कर अजब बात की, ऐसी बात जिसकी अजरा को उम्मीद न थी। उसने कहा, देख अजरा, जो जिंदगी मैंने गुजारी उसकी हैसियत खेल तमाशे से ज्यादा नहीं। आज पछतावे के नाक मुझे डसते हैं, लेकिन अब मैं इतनी आगे जा चुकी हूँ कि वापसी मुमकिन नहीं। तू अभी जवान है, मेरी मान वापस पलट जा। कल के पछतावे से आज का संभलना अच्छा।
अपने गॉड की उंगली थाम ले, इस काली दुनिया में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। इतना कहकर रानी पंखी ने अपनी आंखें मूंद ली थी। बहुत देर तक उसकी आंखों से आंसू बहते रहे थे। शायद ये पछतावे के आंसू थे। उसी लम्हे अज़रा डेविड ने सोच लिया था कि वो काली दुनिया को छोड़ देगी, शैतान परस्ती से तौबा कर लेगी और अपने ऑल माइटी गॉड की उंगली थाम लेगी। मरण व्रत के 21वें दिन रानी पंखी ने वसीयत की, सुन अज़रा मेरी सुरीली, मेरी बात गौर से सुन। मैं जहाँ इस वक्त लेटी हूँ यहीं गड़ा खोद कर मुझे दबा देना। मैं जलना नहीं चाहती। मेरा ताज और मेरा लिबास मेरे साथ जाएगा। ठीक है रानी माँ, जैसा तुमने कहा वैसा करूंगी। अज़रा ने यकीन दिलाया। वसीयत करने के बाद जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, रानी पंखी की लरसती हुई आवाज उभरी, अज़रा देख वो आ गया, मेरा शाहजेब आ गया। अज़रा ने उसकी आंखों में यकायक दीप जलते देखे, मोहब्बत के दीप। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें बंद हो गईं, वो चली गई जिसने अपनी जिंदगी मिटाकर अंजुमारा उर्फ अंजू को नई जिंदगी अता की थी। काफी अरसे के बाद जब आबिर और अंजू रानी पंखी के मस्कन पर पहुंचे तो उन्हें एक धचका सा लगा। घर का लकड़ी का दरवाजा माँ चौकट गायब था। दरवाजे की ईंटें निकली हुई थी। बावर्ची खाने की छत बैठ चुकी थी। सहन में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे। नीम का दरख्त मौजूद था और उस पर बेशुमार कव्वे बैठे हुए थे। कब्रिस्तान वाली दीवार का एक हिस्सा गिर चुका था। टूटी हुई दीवार की ईंटें रानी पंखी की कब्र पर पड़ी थी। घर में बेशुमार कुत्ते बिल्लियां लौट रहे थे। उन्हीं बिल्लियों में काले मुंह की सफेद बिल्ली और बिल्ला भी शामिल थे, जो आबिर और अंजू को देखकर उनके पास आ गए और मियाऊं मियाऊं करके उनके पैरों से लिपटने लगे। जिस रात रानी पंखी का इंतकाल हुआ वह अमावस की रात थी। हर अमावस की रात को उसके घर में चीलों का इज्तिमा होता था। आधी रात के बाद हस्बे मामूल सब इकट्ठा हो गए तो उन्हें पता चला कि काली दुनिया की रानी चल बसी है। अज़रा डेविड ने रानी पंखी की वसीयत के मुताबिक उसकी चारपाई वाली जगह पर गड्ढा खुदवा कर माँ ताज उसे गड़े में दफना दिया। रानी पंखी को दफनाने के बाद उसके घर से खाली हाथ निकलने वाली पहली औरत अज़रा डेविड थी। अज़रा डेविड के जाने के बाद वहां मौजूद लोगों में हलचल सी मच गई। बस फिर जिसके जो हाथ लगा वो अपने साथ ले गया, यहाँ तक कि उस घर में चारपाई तक ना रही। जब कब्रिस्तान की दीवार के ज़ेरे साया बैठने वाले हिरोइंचियों, चरसियों, जुआरियों को बुढ़िया के चल बसने का इल्म हुआ तो उन्होंने थोड़ी सी दीवार तोड़कर घर के अंदर रास्ता बना लिया। इस तरह रानी पंखी का मस्कन उन बदमाशों की आमाजगाह बन गया। इधर गोरकन भी ताक में थे कि उस लावारिस घर को कब्रिस्तान में क्यों ना शामिल कर लिया जाए। इसके लिए बस घर की दीवार गिराने की देर थी। पहले मरहले के तौर पर उस घर के सहन में 2-4 कब्रें खोदकर तैयार कर ली गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दीवार गिराने का अमल शुरू हुआ। इसके बाद पहले से खुदी कब्रों में मुर्दे दफनाने जाने का काम शुरू हो गया था। अंजू तो उस घर की हालत देखकर परेशान हो गई थी। अंदर कमरों में कई हिरोंची मदहोश पड़े थे। उनके साथ बिल्लियां भी लेटी हुई थी, जो अंजू को देखते ही फौरन उठ बैठी और कमरे से निकल गईं। अंजू फौरन कमरे से बाहर आ गई। ये वो मस्कन था जहां अंजू ने रानी पंखी के साथ अच्छा बुरा वक्त गुजारा था। उसे अपनी कैद के दिन याद आए, रानी पंखी की मोहब्बतें याद आई। उसकी जात पर रानी पंखी ने कैसा एहसान अजीम किया था, वो इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती थी। उसकी आजादी की खातिर रानी पंखी ने बग्गा की रानी बनने का नाखुशगवार फैसला कर लिया था। रानी पंखी ने उसे हर बात बता दी थी। उसे ये भी बता दिया था कि उसके जाने के बाद वो मरण व्रत रखेगी और उसके मरने के बाद उसी घर में चारपाई वाली जगह पर दफन होगी। अंजू ने सहन में खड़े होकर आबिद का हाथ थाम लिया। फिर उसने चारपाई की जगह का तयन किया और आंखें बंद करके दिल ही दिल में बोली, अम्मा तू कहाँ है? मेरी अंजू, मैं यहाँ हूँ, यकदम आवाज आई। अंजू ने देखा कि एक बहुत ही हसीन औरत जरक बरक लिबास पहने, सर पर जगमगाता ताज सजाए एक मरसा तख्त पर बैठी है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। वो रानी पंखी थी। फिर आंसू ने जैसे उसके अंदर आग लगा दी। वो शोलों में घिरी नजर आई। अंजू ने घबरा कर आंखें खोली तो वो मंदिर फौरन गायब हो गया। क्या आपने अम्मा को देखा? अंजू ने आबिर से पूछा। नहीं, आबिर ने हैरान होकर कहा। कहाँ है वो रानी बन चुकी हैं, ऐसी रानी जिसकी आंखें आंसू से भरी थी। ये कहकर अंजू खुद भी रो पड़ी और फिर रोते हुए बोली, आओ आबिर चले। आबिर ने उसके बाजू पर हाथ रखा और उस खंडर मस्कन के खंडर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तब पीछे से म्याऊं की आवाज आई। दोनों ने बेक वक्त पीछे मुड़कर देखा। काले मुंह की सफेद बिल्ली और बिल्ला दोनों पुरशौक निगाहों से उन्हें देख रहे थे। आबिर ने बिल्ली और अंजू ने बिल्ले को उठा लिया और रानी पंखी के वीरान मस्कन से बाहर निकल आए। तमाम शुद्ध।